हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस रंजन। तो आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 10 का मैथ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा। तो हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या, तो जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वास्तविक संख्या का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एचसीएफ बोल रहा है 72 और 120 का एचसीएफ बोल रहा है। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं। 72, एक मिनट, ये तो एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए 72 का 2 पावर 3 गुने 3 पावर 2 72 हो जाएगा। फिर 120 का 2 पावर 3 गुने 3 गुने 2 पावर 5, सॉरी गुने 5। तो इसमें कॉमन हमको देखना है, इसमें कॉमन क्या है। कॉमन 2 है, 3 है, ये कॉमन आ रहा है। तो उस कॉमन को हम नीचे लिखेंगे। दोनों में 72 और 120 में कॉमन देखेंगे ये कौन कौन कॉमन है। तो कॉमन हमको 2 पावर 3 यहाँ दिख रहा है। फिर यहाँ पे 3 पावर 2 है। इस पे एक, इसमें भी देखिए 2 पावर 3 है, फिर इसमें देखिए 3 है। ये हमको कॉमन दिख रहा है तो हम 2 पावर 3 नीचे लिख लेंगे गुने, फिर 3 हम कॉमन दिख रहा है, फिर 3 नीचे लिख लेंगे। तो 2 पावर 3 कितना 8 हो जाएगा। 8 8 8 3 क्या 24 यहाँ के। ये आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया आपका। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन बी देखिए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 5 और एलसीएम 300 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो संख्या का गुणनफल होता क्या है। संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो एचसीएफ, एक मिनट, एक मिनट, तो एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया, एचसीएफ 5 है और एलसीएम 3 है, 300 है, सॉरी एलसीएम 300 है। तो एचसीएफ 5 और एलसीएम 300 कितना हो जाएगा, 15 यानी कि 1500। 1500 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन, ऑप्शन ए सही है, 1500 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लागू होता है। यहाँ बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय लागू होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लागू किस पे होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लागू धन पूर्णांकों पर होता है, जो कि यहाँ पे देखिए इसमें है ऑप्शन ए केवल सम संख्या पर, जो कि ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी ये भी गलत ऑप्शन है। देखिए इसमें है सभी धन पूर्णांकों पर, ये सही आपका आंसर हो जाएगा। सभी धन पूर्णांकों पे यूक्लिड प्रमेय संख्या लागू होता है। क्वेश्चन ऑप्शन डी भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में है 7√5 एक संख्या है। 7√5 बोला एक संख्या है, 7√5 कौन संख्या है ये पूछ रहा है। तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय तो हो नहीं सकता है। तो 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपका बी सही है। ऑप्शन ए गलत है, परिमेय नहीं होगा। सी भी गलत है, डी भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रूट 49 का पूछ रहा है। रूट 49 का क्या होता है, सतत 49, सतत 49। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ये +-7 तब होता है जब आपका स्क्वायर में रहता है, सॉरी मोड में रहता है। जब आपका मोड में रहेगा ना तब आपका +- रहेगा। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, रूट 49 का 7 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही करेक्ट आंसर है आप। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर बहुपद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यांक है। तो देखिए
हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 यहाँ निकाले हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 लिख सकते हैं। जो देखिए दो तिया 6, ये 6 पूरी जा रहा है। अब माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x पूरी जा रहा है, चलिए पूरी। तो x यहाँ पे कॉमन आ रहा है, इसमें से इन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 2, फिर यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, माइनस 3x प्लस 6 में माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x माइनस 2 बच रहा है, सॉरी यहाँ पे x माइनस 2 बच रहा है, तो x माइनस 2 बच रहा है, इसको इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ पे कॉमन आ रहा है x माइनस 2, हम लोग कॉमन ले लिए, तो बच गया क्या? x, ये x बच गया और माइनस 3 बच गया, तो यहाँ x माइनस 3 यहाँ आ गया, इक्वल टू 0। तो हम दोनों के 0 की इक्वल करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0, दोनों के 0 की इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे हमको 2 और 3 मिलेगा, 2 और 3 मिलेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? देखिए ऑप्शन सी, आप लोग यहाँ देखिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दिखा है, 2 और 3, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि अल्फा बीटा शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यदि अल्फा बीटा शून्यांक होता है, अल्फा प्लस बीटा जो क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है, ये ऐसे होता है, इससे आप लोग दिखाते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। 7 में अल्फा बीटा शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुपद के शून्यांक, क्वेश्चन नंबर 8 में बहुपद के शून्यांक ग्राफ में मिलते हैं तो, ग्राफ में मिलते हैं एक्स एक्सिस पर, यहाँ पे एक्स अक्ष होगा, एक्स अक्ष पर मिलते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। द्विघात बहुपद में शून्यांक की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद में शून्यांक की संख्या 2 होती है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल्य है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का मूल्य काल्पनिक होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 होगा, अगर स्क्वायर उस पर ले जाएंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर होगा, जो कि पॉसिबल होगा नहीं, इसलिए काल्पनिक होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर रैखिक समीकरण देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है? दो रैखिक समीकरणों का एक हल होगा यदि a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होगा, तो वो एक हल होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। जब a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होगा, तो दो रैखिक समीकरणों का एक ही हल होगा, ऑप्शन बी गलत होगा, ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ग्राफ विधि में समाधान बिंदु होती है, ग्राफ बिंदु में समाधान बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु पर होती है, तो आप लोग याद रखिएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। समांतर रेखाओं के हल होते हैं, समांतर रेखाओं के 0 हल होते हैं, ऑप्शन सी देगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। समांतर रेखाओं के 0 हल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एक समीकरण है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एक रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण तो नहीं होगा, गलत है, ऑप्शन बी देखिए आपका करेक्ट आंसर है, ये रैखिक समीकरण होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ होता है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ रेखा होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ एक रेखा होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर द्विघात समीकरण देखते हैं। तो द्विघात समीकरण में क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप है, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा,
ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विवर्तक डी का सूत्र है। विवर्तक डी का सूत्र क्या होता है? विवर्तक डी का सूत्र होता है माइनस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये देखिए आपका डी स्क्वायर टू माइनस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यदि डी 0 से बड़ा है हो तो मूल होंगे। यहाँ पे पूछ रहा है यदि डी 0 से बड़ा है तो मूल होंगे। ऑब्वियसली वास्तविक और असमान होगा। समान तो हो नहीं सकता है, काल्पनिक हो नहीं सकता, वास्तविक और समान होगा, मतलब अलग लगा सकता है। यहाँ आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है, 0 के मूल होंगे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है। तो इसको देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 9 हो जाएगा। देखिए एक्स को उस पर ले जाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, रूट अंडर 9 हो जाएगा। और 9 को हम 3 3 9 होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 3 हो जाएगा। प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस 3 किस में है? ये देखिए ऑप्शन बी देखिए आप लोग, 3 और माइनस 3 है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 20। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है। द्विघात समीकरण मूलों की संख्या 2 होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण 2 ही निकलते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए ये द्विघात समीकरण ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण इसमें 2 मूल निकले हैं, माइनस प्लस 3 माइनस 3 2 मूल निकले हैं, तो वही पूछ रहे हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण मूलों की संख्या होती है 2। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट चैप्टर समांतर श्रेणी देखते हैं। समांतर श्रेणी क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। एपी का एनवा पद है। एपी का एनवा पद क्या होता है? एपी का एनवा पद, एक मिनट, एपी का एनवा पद होता है प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। आप लोगों को पता ही होगा ये तो। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एपी का एनवा पद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए बी देखिए वही ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना, 21 का बी आपका करेक्ट आंसर। देखो 22 देखते हैं। 22 में क्या बोल रहा है? ए पी 5 8 11 डायनारस का डी। यहाँ पे डी इक्वल होता है क्या? पहले को डी इक्वल होता है पहला पद, सॉरी दूसरा पद माइनस पहला पद, होता है ना। तो पहला पद इसमें क्या है? पहला सॉरी दूसरा पद क्या है? 8 और पहला पद 5, तो 8 माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा पद माइनस पहला पद, ये 8 माइनस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 3। 3 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23। 23 में क्या है? एपी के प्रथम n पदों का योग सूत्र है। एपी के प्रथम n पदों का सूत्र होता है, देखिए एपी के
प्रथम n पदों का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। एपी की एस एन आप लोग लिखते होंगे ना, एस एन इज इक्वल टू, आप लोग एस एन निकालते होंगे, तो उसी का सूत्र पूछ रहा है। उसी का सूत्र यहाँ पे है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, वही है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग 24 देखते हैं। एबी में कितने पद हो सकते हैं? एपी में कितने पद हो सकते हैं? अनंत, इन्फिनिटी हो सकते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। एपी हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 इन्फिनिटी पद हम लिख सकते हैं। तो एपी में अनंत पद होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 25। 25 में क्या बोल रहा है? एपी 2 4 6 का पहला पद सिंपल है। पहला पद 2 हो गया, दूसरा पद 4 हो गया, तीसरा पद 6 हो गया, डैश डैश डैश। पहला पद पूछा तो पहला पद 2 होगा। ऑप्शन सी आप करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 53 भी देखते हैं। 53 विधि में क्वेश्चन 26 देखिए। 26 में क्या बोल रहा है? साइन 30 का मान। साइन 30 का मान आप लोग पता ही होगा, 1/2 होता है। ऑप्शन बी आपका, सॉरी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग 27। 26 में क्या पूछ रहे हैं? cos 60 का मान पूछ रहे हैं। cos 60 का मान 1/2 आप लोग जानते ही होंगे, cos 60 का मान 1/2 होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम 28 देखते हैं। tan 45 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। ये भी आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में क्या पूछ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप लोग जानते होंगे, सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 30। क्या पूछ रहा है? कोसेक 30 डिग्री का मान। चलिए पहले आप लोग ये बताइए, कोसेक थीटा इक्वल टू हम लोग, कोसेक थीटा इक्वल टू हम लोग 1/sin थीटा लिख सकते हैं। 1/sin थीटा लिख सकते हैं ना? कोसेक थीटा इक्वल टू हम लोग 1/sin थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे थीटा के ऊपर 30 डिग्री है, हम लोग 30 डिग्री लिख सकते हैं। 30 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 30 का मान क्या होता है? आप लोग ये बताएं। साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, ऊपर ही देखें तो क्वेश्चन 21 में देखिए है उसका। तो 1/2 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऊपर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए 2 हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 30 का मान ऑप्शन बी होगा 2। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति देखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप लोग। 31 में देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पूछना है। तो दो बिंदुओं के बीच बीच की दूरी का सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में नहीं है। ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी में देखिए रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 32। मूल बिंदुओं के निर्देशांक होता है। मूल बिंदुओं के निर्देशांक जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि रेखा स्टार्ट हुआ, ये क्या हुआ? ये यहाँ का ये 0 होगा, 0 0। तो देखिए यहाँ 32 में मूल बिंदु निर्देशांक पूछना है, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 0 0। तो 33 देखिए, एक्स अक्ष पर बिंदु का y निर्देशांक होता है। देखिए जैसे कि ये ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हमको पूछा एक्स अक्ष पर बिंदु का y निर्देशांक, ये एक्स अक्ष हुआ। तो इसका निर्देशांक, इसके अगर इस पे है, एक्स पे है, तो y का निर्देशांक क्या होगा? यहाँ पे, यहाँ हम देखिए 0 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप करेक्ट आंसर है।
तो नेक्स्ट 34 देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा यदि बिंदु समरेखीय हो। अगर बिंदु समरेखीय होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगर बिंदु का समांतर रेखा में होगा क्षेत्रफल उसका 0 हो जाएगा, सिंपल समरेखीय होगा। तो चलो नेक्स्ट है 35। दूरी हमेशा होती है। दूरी हमेशा कब कैसे नापते हैं? देखिए जैसे कि इसको हमको दूरी नापना है तो ये 0 होगा, तो हम लोग 0 से आगे बढ़ेंगे ना, पीछे तो नहीं आएंगे। दूरी दूरी नेगेटिव में तो नहीं जाता है, हमेशा पॉजिटिव होगा या कि 0 होगा दूरी। तो ऑप्शन सी देखिए, यहाँ धनात्मक या शून्य, ऋणात्मक नहीं हो सकता, धनात्मक या कि शून्य होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर वृत्त क्षेत्रफल प्रायिकता देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 36 देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर होती है तो कौन सा एंगल बनाते हैं? देखिए समकोण, समकोण ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री समकोण बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 36 देखते हैं। एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा होती है, एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा समान होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, पाई स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम लोग 39, गोले का आयतन पूछा है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इसे पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। देखो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, 2πr/h होगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है? 41, क्वेश्चन 41 में देखिए, प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है? प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, प्रायिकता मान निगेटिव होता ही नहीं है। तो या कि 0 होगा या कि 1 होगा। तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पूछ रहा है प्रायिकता का न्यूनतम मान, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखते हैं। इसे पूछ रहा है प्रायिकता का अधिकतम मान। हम बताएं प्रायिकता अधिकतम मान 1 होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 43, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? यहाँ कौन क्या बोल रहा है? निश्चित घटना, निश्चित मतलब घटना घटित होना है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, क्योंकि घटना घटित होना है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में 1 है। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44 देखते हैं। क्वेश्चन 44 में क्या है? असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव, यहाँ पर असंभव, भले आप नाम सुने, असंभव घटना की प्रायिकता बोलना, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 हो। निश्चित था वहां तो 1 हुआ, यहाँ असंभव पूछा था, असंभव 0 होगा असंभव। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 45 देखते हैं। इसमें क्या बोला? पासा फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, पासा फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होता है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। तो 1/2 होगा। सिक्का उछालने पर 46 देखिए, सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता होती है। सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता 1/2 होगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, चित या पलट। चित या पलट दोनों में से एक कुछ ऐसी वाले चित आने की प्रायिकता 1/2, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 47, सांख्यिकी में मीन का सूत्र होता है। सांख्यिकी में मीन का सूत्र होता है समेशन x/n। आप देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में समेशन x/n होता है सांख्यिकी मीन का सूत्र।
तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 48 देखते हैं। वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण हमेशा भुजा से भरा होता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। वर्ग का विकर्ण हमेशा भुजा से भरा ही होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 49। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण होते हैं, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट 15 देखते हैं। पाई का मान लगभग होता है, पाई का मान पाई का मान यहाँ के 22/7 3.14 एक ही मानो, लेकिन यहाँ देखिए 22/7 नहीं 5 दिया है, यहाँ पर हमको क्या होगा 3.14। क्वेश्चन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.14। तो थैंक यू एवरीवन। आप लोग को उम्मीद करूंगा कि ये इसमें से क्वेश्चन टकराए। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।